हेलो स्टूडेंट, मेहता पीजी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग ऑप्टिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, और बाउंड्री कंडीशन क्या होना चाहिए अगर लाइट प्रोपेगेट कर रहा है, इंटरफेस कर रहा है दो मीडिया को, टू मीडिया को, तो क्या होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। बाउंड्री कंडीशन ऑफ बाउंड्री कंडीशन ऑफ EM field, EM field vectors at the interface of interface between two media, interface between two media. Okay. फर्स्ट में हम लोग जो बाउंड्री कंडीशन का डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हम लोग जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। ये आपको सबसे फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी के लिए करते हैं। बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी, बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। तो अपन इसके लिए एक क्लोज सरफेस चूज करते हैं, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कर रही है। तो अपन ये एक यहाँ पे नॉर्मल मान लीजिए कि आपका N1 है, ये सरफेस S1 है, ये सरफेस आपका S2 है, यहाँ पे नॉर्मल आपका N2 है, इसका एरिया आपका A है, ये एक सरफेस S3 है, इसको आप मीडियम फर्स्ट ले लीजिए, मीडियम फर्स्ट एंड मीडियम सेकेंड। टोटल लेंथ जो है इस सिलेंडर का आप मान लीजिए कि h है, ठीक है। तो अपने को पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा, इसके लिए अगर हम लोग सरफेस इंटीग्रल अगर इसका फाइंड करते हैं, तो टोटल फ्लक्स जो होता है वो जीरो होता है, यानी कि अपन ये लेते हैं बी डॉट एन डी एस इक्वल टू जीरो, इक्वेशन ये फर्स्ट। हियर एन इज द यूनिट वेक्टर और ये आउटवर्ड की तरफ इसका डायरेक्शन है, नॉर्मल टू द सरफेस एलिमेंट ds। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ये जो बॉक्सेस जो है अपना, इसमें तीन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ किया है। एक आपका एक सरफेस ये है, इसको अपर सरफेस जो आउटवर्ड की तरफ है, एक इनसाइड की तरफ सरफेस है, एक सरफेस आपका S3 है। तो
टोटल जब अपन फाइंड करेंगे फ्लक्स तो जीरो होगा, तो हम निकालते हैं। सो फ्रॉम द फिगर S1 के लिए आप लेंगे तो B1 N1 डॉट N1 ds प्लस S2 B2 डॉट N2 ds प्लस S3 B3 dot N3 equal to 0. This is the equation number 2. Here जब हम लोग B1, B2, B3 जो लिए हैं, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड है सरफेस S1 और S2, S3 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंफिनिटी लें अगर एवरीवेयर, देन जो हाइट है वो हाइट h जो है अपना टेंड्स टू 0 होगा, ठीक है। तो उस केस में अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके लिए जो इक्वेशंस आएगा वो आएगा S3 B3 डॉट N 3ds इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन में ये टर्म को 0 ले लेते हैं, तो अपने सेकेंड इक्वेशन में ये थर्ड इक्वेशन ले लिया, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो अपने पास सेकेंड इक्वेशन में क्या बच जाएगा, S1 B1 डॉट N1 ds प्लस S2 B2 डॉट N2 ds इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपन इस इंटीग्रल को ऐसे भी लिख सकते हैं B1 N1 ds प्लस B2 डॉट N2 ds। 1 सेकेंड, अपन इसको प्लस B2 ये B1 N1 एक सेकेंड इसको इरेज करके अपन इसको लिख सकते हैं B1 डॉट N1 प्लस B2 डॉट N2 ds इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये ले सकते हैं कि जो ds टर्म है वे कभी 0 नहीं हो सकते, यानी 0 टर्म क्या हो सकता है अपना, ये वाला टर्म 0 हो सकता है। since ds is not 0, since ds is not 0, so b1 dot n1 plus b2 dot n2 equal to 0। तो अपन ये यूनिट वेक्टर जो है अपन ले लेंगे, n1 is the unit vector in direction from medium 2 to medium first, then अपन लिख सकते हैं n1 equal to minus n12 and n2 equal to n12, ठीक है। तो ये अपने पास जो ये टर्म आया है, इस टर्म को अपन ऐसे लिख सकते हैं b1
into n12 equal to b2 dot n12। तो अपन इसको लिख सकते हैं b1n equal to b2n। तो इस रिजल्ट से ये कंक्लूजन निकलता है कि किसी भी मीडियम बाउंड्री पे टू इंटरफेस मीडिया हो तो वहां पर जो कंपोनेंट्स मैग्नेटिक कंपोनेंट्स होंगे वे ऑलवेज नॉर्मल होंगे। ठीक है, तो अपन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज करते हुए अगर इसको ये करें तो अपन देखते हैं वहां पर कि d1 माइनस d2n इक्वल टू सिग्मा होता है। ठीक है, सिग्मा अगर जीरो है तो d1n इक्वल टू d2n होता है। तो अपन इस रिजल्ट्स को अगर शो कर सकते हैं तो ये लिख सकते हैं अपन कि the so the normal component of magnetic field is always continuous at the interface of two media at the interface of two media। ठीक है, that is b1n equal to b2। similarly for Gauss divergence theorem, d1n minus d2n equal to sigma if sigma equal to 0, that is d1n equal to d2n। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री कंडीशन को देख लिए। अब हम लोग चेक करेंगे बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, from the third Maxwell equation, from the third Maxwell equation del cross E equal to minus del V by del T। ठीक है, अब इसमें हमें चेक क्या करना है कि दो मीडिया के बाउंड्री पे इंटरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है। ठीक है, तो अपन दो मीडियम ले लेते हैं।
ये आपका मीडियम फर्स्ट, मीडियम फर्स्ट, ये आपका मीडियम सेकंड, ये ए बी सी डी, ये डिस्टेंस आपका एल है, ये हाइट एच, ठीक है। अब अपने एक रेक्टेंगुलर लूप ले लिए हैं ए बी सी डी। अब इसका सरफेस इंटीग्रल लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, del क्रॉस E dot n ds ds equal to minus del v by del t का इंटीग्रल into n dx, where n is the unit vector normal to the area element d. Here n is the unit vector. अब इस इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर इसको देते हैं सेकेंड और इसको सॉल्व करते हैं स्टोक्स कर्व थ्योरम यूज करके, using Stokes curl theorem, we get del cross E dot n ds equal to E dot dl E dot dl equal to minus integral d v del t and ds। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया। अब हम लोग टोटल इंटीग्रल की बात करते हैं रेक्टेंगल का। तो आपका a से b e डॉट dl प्लस b c e डॉट dl प्लस c d
E dot dl plus integral dA E dot dl equal to minus del by del t integral b dot n ds. Equation number 4. Assume that h tends to 0, then integral bc E dot dl equal to 0 and integral dA E dot dl equal to 0 and integral b dot n ds equal to 0. तो अपना जो फोर्थ इक्वेशन है, सो फोर्थ इक्वेशन बिकम्स ab E dot dl plus integral E dot dl cd equal to 0. इक्वेशन नंबर 5. ठीक है. अब इनका टेंजेंशियल कंपोनेंट्स अपन लें तो टेंजेंशियल कंपोनेंट हो जाएगा अपना E T2 AB minus E T1 CD equal to 0. That means E T1 equal to E T2. ठीक है. सो हम लोग कह सकते हैं कि टेंजेंशियल कंपोनेंट of electric field is continuous at interface of two media. ठीक है. इस तरह से हम लोग बाउंड्री वैल्यू कंडीशन निकाल लिए किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए. अब हम लोग नेक्स्ट वर्क करेंगे, बाउंड्री वैल्यू फाइंड करेंगे किसके लिए, आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी के लिए. तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी को भी सिमिलरली हम लोग इसी तरह से फाइंड करेंगे. सिमिलरली we find that H T1 equal to H T2, यानी मैग्नेटिक फील्ड भी टू मीडिया इंटरफेस पे आपका कंटिन्यूअस होगा. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग चारों क्वांटिटीज का बाउंड्री वैल्यूज फाइंड कर लिए. फर्स्ट हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का और डिस्प्लेसमेंट करंट का फाइंड कर लिए. सेकंड हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फाइंड कर लिए. ठीक है. अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट ए प्लेन डाइलेक्ट्रिक सरफेस. ओके. हाँ जी. तो अभी हम लोग बाउंड्री कंडीशन देख लिए. अब हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन ईएमएफ एट ए प्लेन डाइलेक्ट्रिक सरफेस के लिए देखते हैं. रिफ्लेक्शन and refraction of plane EMF at a wave
ये प्लेन डाइलेक्ट्रिक सरफेस, प्लेन डाइलेक्ट्रिक सरफेस। ठीक है, तो आपको पता है रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है किसी मीडियम में कोई लाइट होता है, अगर वो लाइट किसी अदर मीडियम से टकराता है तो क्या तो सेमी मीडियम में वापस हो जाता है, तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाता है तो वो अपने नॉर्मल लाइन की तरफ बेंड हो जाता है, तो वो अपने रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर क्रॉस कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो उसके लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक अपन मीडियम फर्स्ट ले लेते हैं और मीडियम सेकेंड ले लेते हैं, और मान लो ये फर्स्ट मीडियम है और फर्स्ट मीडियम से आपका सेकेंड मीडियम में इस तरह से बेंड हो जाता है लाइट। ये मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड। तो एक तो देखो एक सेकेंड मीडियम में सेम मीडियम वापस आ गया, एक फर्स्ट मीडियम में इंटर कर गया। उस केस में आपका हमें निकालना है, स्टडी करना है कि रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन क्या होगा। ये इंसिडेंट एंगल थीटा आई हो गया, ये रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा आर हो गया, ये रिफ्रैक्शन के लिए थीटा टी ले लेते हैं। ठीक है, ये के आई ले लेते हैं, ये के टी ले लेते हैं, ये के आर ले लेते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रॉस करेगा उसके लिए हम लोग जो इक्वेशन लेंगे वो लेते हैं इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ई आई इक्वल टू ई आई नॉट एक्सपोनेंशियल आई के आई डॉट आर माइनस ओमेगा आई टी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इंसिडेंट रे हो गया ये। ठीक है, अब अपन रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में जो वेव प्रोपेगेशन कांस्टेंट के आर और के टी लिए हुए हैं अपन, और उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा आर ओमेगा टी होगी, उसको यूज करते हुए अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फाइंड करते हैं। तो अपना ई आर इक्वल टू ई आर जीरो एक्सपोनेंशियल आई, ये इंसिडेंट था और यहाँ पर हम रिफ्लेक्टेड है तो के आर ले लेंगे डॉट आर माइनस ओमेगा आर टी। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। एंड थर्ड इक्वेशन जो है आपका ई टी ले लेते हैं इक्वल टू ई टी जीरो एक्सपोनेंशियल आई के टी, सॉरी एक्सपोनेंशियल आई के टी डॉट आर माइनस ओमेगा टी टी। ये इक्वेशन आपका थर्ड हो गया। ये जो आपका है के आई के आर के टी, ये सब क्या है, जैसा कि हम लोग बताए कि प्रोपेगेशन वेक्टर है, और इसको हम लोग इंसिडेंट के लिए के आई, रिफ्लेक्शन के लिए के आर एंड रिफ्लेक्शन के लिए के टी लिए हुए हैं। और ई आई जीरो ई आर जीरो, this is r0 e r0 and et0 is the amplitude of incident reflection reflected and reflected ray। ठीक है, तो
बाउंड्री कंडीशन यूज कर लेते हैं। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन देन EI tangential plus ER tangential ER tangential equal to ET tangential that is written as EIX plus ERX equal to ETX। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड में ये वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। ठीक है, ये नोट डाउन कर लीजिए। तो substituting value of equation first, second and third, substituting value of equation first, second and third, we get EI0x exponential I ki dot r minus omega I t plus ER0 x exponential I kr dot r minus omega r t plus equal to ET0 x exponential I kt dot r minus omega t t this is the equation number 4। compare coefficient of time t तो सबसे फर्स्ट में एक चीज हमें नोट करना है कि जो इक्वेशन अपना आया हुआ है उसके ऑल वैल्यूज के लिए ये जो इक्वेशन है वैलिड तभी होगा जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड टी आर इक्वल हो। ठीक है, सो कोफिशिएंट ऑफ टी को हम लोग इक्वल ले लेते हैं, दैट इज ओमेगा आई इक्वल टू ओमेगा आर इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू ओमेगा, तभी जाकर के ये इक्वेशन आपका वैलिड होगा। ये इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं k डॉट r को। तो xy कंपोनेंट मतलब k I डॉट r
इक्वल टू के आर डॉट आर इक्वल टू के टी डॉट आर, ये सारे इक्वल होंगे, यानी आपके पास के आई एक्स प्लस के आई वाई इक्वल टू के आर एक्स प्लस के आर वाई एक्स वाई इक्वल टू के टी एक्स एक्स प्लस के टी वाई वाई, that is k I x equal to k r x equal to k t x, ठीक है। k I y equal to k I r y equal to k t y, ठीक है। तो ये वैल्यूज अपने पास निकल के इक्वेशन नंबर 6। तो ये जो अपनी वैल्यूज आई, इससे एक चीज क्लियर हो गया कि जितने भी अपने the incident reflected and refracted three waves all lie in the same plane. Three waves all lie in the same plane, ठीक है। तो इससे एक चीज पता चलता है कि अपने पास अगर के आई साइन थीटा आई है और के आर साइन थीटा आर में, तो इक्वल होगा, यानी कि थीटा आई इक्वल टू थीटा आर, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। इसको हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेस्नेल रिलेशंस। फ्रेस्नेल रिलेशंस क्या होते हैं इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, फ्रेस्नेल्स रिलेशन। ठीक है, फ्रेस्नेल रिलेशन के अकॉर्डिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड from interface of any two media are related to incident rays amplitude. These relation is called Fresnel relation। मतलब कि अगर अपन
मान लें कि अपने पास रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट रे एम्पलीट्यूड आर एंड टी है, और ई आर एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ई आर जीरो है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे आई जीरो है। ठीक है, तो अपन इनके रेशियो जो निकालेंगे, आर इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, reflected ray by amplitude of incident ray, incident ray, that is ER0 by EI0. Now T equal to amplitude of reflected ray ET0 by amplitude of incident ray EI0. ठीक है, the rate of incident energy flow अगर अपन निकालें, the rate of incident energy flow, that is R equal to ER0 by EI0 modulus S square, that means R plus T equal to 1. Here R is the reflector और T is transmitted ray. ठीक है, ये एक 1 होना चाहिए, तब अपन बोलेंगे कि टोटल रे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब हम लोग जो डेरिवेशन आया इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट। कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैरेलल इंसिडेंट के पैरेलल और एक इसके क्या नाम है, एंटी पैरेलल है, तो इनका हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट, पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन मान लो कि 2 मीडिया है, और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट कर रही है उसके लिए अगर आप इंसिडेंट वेव कंसीडर करें, लेट अस कंसीडर इंसिडेंट वेव इज, लेट अस कंसीडर इंसिडेंट वेव इज E equal to EI0 exponential I KI dot RI minus omega IT, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, now reflected and
refracted waves is given by ER equal to ER0 exponential I KR dot R minus omega R T, equation number 4. Similarly, ET equal to ET0 exponential I KT dot R minus omega T इक्वेशन नंबर 5। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होता है पैरेलल टू बाउंड्री सरफेस है कंडीशन के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग इंटरफेस पे हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस होता है, तो इस केस में हम लोग इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड और क्या नाम है रिफ्लेक्टेड जो रे है इनके बीच रिलेशन निकालेंगे, तो अपने पास रिलेशन जो आता है वो आता है ई आई एक्स प्लस ई आर एक्स इक्वल टू ई टी एक्स, ये रिलेशन आता है। ठीक है, अपन अगर इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये आ जाएगा, अगर कंपोनेंट्स लेंगे तो ई आई कॉस थीटा आई प्लस ई आर कॉस थीटा आर इक्वल टू ई टी cos theta t. So on the interface minus I E0 I exponential I E minus E I0 exponential I K I dot R minus omega T cos theta I plus ER0 exponential I KR dot R minus omega RT cos theta R equal to ET0 exponential I KT dot R minus omega T। ठीक है, इस केस में हम लोग और एक्सपेरिमेंटल टर्म्स आर इक्वल एंड अबव कंडीशन satisfy all the point at time t and plane z equal to 0, then theta I here theta I equal to theta r, so minus EI0 cos theta I plus ER0 cos theta I equal to minus ET0
cos theta t। तो EI0 minus ER0 cos theta I equal to ET0 cos theta t। अब अपन अगर EI0 से डिवाइड कर दे बोथ साइड तो अपने पास इक्वेशन जो आएगा 1 minus R parallel equal to T parallel cos theta t by cos theta। ठीक है, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डायलेक्ट्रिक मीडियम। अगर हम लोग ये तो डी हमें पता है कि डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है एप्सिलॉन ई। ठीक है, और ये कंटीन्यूअस कंडीशन में होता है। एट नॉर्मल कंपोनेंट के लिए हम डेंसिटी लेकर चार्ज डेंसिटी तो वो जीरो होती है, तो अपने पास एक रिलेशंस आएगा। उस रिलेशन से हम लोग निकाल सकते हैं 1 प्लस R parallel equal to T parallel epsilon 1 by epsilon 2 sin theta T by sin theta I। So n equal to n2 by n1, तो C v2 by C v1 C C cancel, तो v1 by v2, तो n equal to sin theta I by sin theta t। If medium is non-magnetic, if medium is non-magnetic, then mu2 equal to mu1 equal to mu, तो n equal to क्या हो जाएगा n2 by n1 equal to epsilon 2 by epsilon 1 equal to sin theta I by sin theta t, sorry t। तो इस तरह से हम लोग फ्रेस्लेन रिलेशन से हम लोग ये नॉर्मल कंपोनेंट्स और मैग्नेटिक मीडिया नॉन मैग्नेटिक मीडिया में हम लोग इसके रिफ्लेक्शन को शो कर सकते हैं। इसमें और सारे कैलकुलेशंस हैं जिसको अपन टेक्स्ट बुक की हेल्प से कर सकते हैं। जैसे आप इसके लिए नॉन मीडियम केस में जो रिफ्लेक्शन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये सारी चीजें आप लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके।